नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्यारे। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी जोन। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को लेने वाले हैं थर्ड ग्रेड सामान्य लेवल 1 के, जो आपत्ति लायक प्रश्न हैं और जो डिलीट होने वाले प्रश्न हैं और जिनके आंसर चेंज हो सकते हैं। उन सभी 23 से 24 प्रश्न हैं इसके अंदर और उनके प्रूफ मैंने साथ में ऐड कर दिए हैं। बस आपको वो मैं बता रहा हूँ, आपको पूरा वीडियो देखना है और आपके जो है वो किसी प्रूफ पे, किसी प्रश्न पे जो है वो आपत्ति लगानी हो तो आप जो है वो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। उसका जो प्रूफ है मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना एकदम ध्यान से और फिर कमेंट ध्यान से देखना। फिर ध्यान से नहीं देखोगे तो कमेंट में करोगे कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्यों होगा। इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अपना जो है वो जो भी विचार हैं, जो भी अपना पक्ष है वो कमेंट में रखना है ना। और अगर आप पहली बार जो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और चलो आज के इस वीडियो को हम बिना किसी देरी के देखते हैं। तो देखो यार, आज हम जो है वो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि कौन सा आपत्ति वाले प्रश्न है पहला, और कौन से प्रश्न जो है वो डिलीट वाले प्रश्न है ना। और तीसरी बात हम देखने वाले हैं कि आपत्ति वाले जो है आपत्ति कैसे लगानी है, और थर्ड ग्रेड लेवल 1 जो है उसके अंदर मेरा स्कोर क्या रहने वाला है और इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है ना। तो चलो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, पहले तो जो है वो आपत्ति लगाने के लिए जो बोर्ड है, बोर्ड ने A4 साइज का जो है वो फॉर्मेट में मांगी है PDF। और इसके लिए देखो बोर्ड जो है उसने ये फॉर्मेट चलेगा। देखो पहले यहाँ पर प्रश्न लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर प्रश्न लिखो और नीचे जो है वो ये लिखना है कि बोर्ड ने उसका आंसर प्राथमिकी में क्या माना है। और फिर जो है आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए कि भाई आप जैसे बोर्ड ने B माना है तो आपके अकॉर्डिंग C है तो C यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है ना। और अगर जो भी आप प्रूफ ऐड कर रहे हैं ना, उस स्रोत का नाम लिखना है, यहाँ पर उसका प्रकाशक लिखना है, लेखक लिखना है, उसका कब ये प्रकाशन में आई उसका वर्ष लिखना है, और उस जो प्रूफ है उसका जो है वो पृष्ठ संख्या कौन सी है। और यहाँ पर जो भी जैसे आप अगर लगा रहे हैं ना आपत्ति, तो यहाँ पर आपका विवरण चाहिए कि रोल नंबर डालना है, यहाँ पर परीक्षा का दिनांक पर कोड लिखना है और प्रश्न संख्या कौन सा है मास्टर पेपर में वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे पहला प्रश्न कौन सा है। देखो पहला ही प्रश्न है साइकोलॉजी का, जिसमें थर्ड ग्रेड जो लेवल 1 में साइकोलॉजी है ना उसका पहला प्रश्न हमने लिया है, जिसमें ये प्रश्न था कि अधिगम असक्ता वाले बच्चे निम्नलिखित जो बोधात्मक विकार हैं वो प्रदर्शित करते हैं। देखो इसमें एक दृष्टि संबंधी भी था, श्रवण संबंधी भी था और गति बोधात्मक भी था। और इसमें अति सक्रियता जो है इसने बोर्ड ने इसको नहीं माना है, ठीक है ना। और हाइपर एक्टिविटी जो है इसको नहीं माना है। लेकिन इसमें जो है ना हमें एक प्रूफ मिला है, जो NCERT की एक साइकोलॉजी किताब है 11वीं क्लास की, उसके अंदर देखो इसमें लिख रखा है कि अधिगम असक्ता जो है वो व्यक्तियों के द्वारा सीखने, जैसे पढ़ना लिखना में बाधक होती है, सीखने में अक्षम व्यक्तियों में अति क्रियाशीलता यानी कि हाइपर एक्टिविटी। देखो इसमें साफ साफ लिख रखा है हाइपर एक्टिविटी। और देखो हाइपर एक्टिविटी और काल बोध का अभाव और नेत्र हस्त समन्वय की कमी पाई जाती है। देखो इसमें सभी लिख रखा है, नेत्र हस्त समन्वय भी लिख रखा है, काल बोध भी लिख रखा है, अति क्रियाशीलता भी है। तो इसका जो आंसर है ना वो ये होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ABCD ये होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें देखो आपत्ति जो है वो लगेगी और ये ABC नहीं होगा और ABCD भी होना चाहिए था यहाँ पर। इसमें D को इसने शामिल नहीं किया है ना, तो इसका मतलब ये जो है वो हो सकता है कि ये क्या हो जाए, डिलीट की रेस में हो, डिलीट हो जाए ये। लेकिन अब देखो दोस्तों, आपका मत इस प्रश्न पर अलग हो सकता है। ये प्रश्न जो है वो मेरे भी सही है, तो अब इस पर आपत्तियां लगेगी तो ये डिलीट होता है तो मेरे भी नुकसान है। तो अगर आपके भी सही है ना ये, तो जिसके गलत है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो है इस पर आपत्ति लगा सकते हो। किसी की बातों में ना आए, अगर आपके गलत है तो आप आपत्ति जरूर लगाना इस पर, ठीक है ना। अब वो बोर्ड क्या मानता है, बोर्ड करेगा डिलीट नहीं करेगा वो बाद की बातें हैं, लेकिन आप अपने 100 रुपये को मत देखिएगा और यहाँ पर आपत्ति लगा सकते हैं आप। इसका और अगर अच्छे से प्रूफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न हो गया हमारा साइकोलॉजी का, जिसमें अधिगम असक्ता वाले बच्चे निम्नलिखित बोधात्मक जो है वो विकार प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें D को भी NCERT की जो साइकोलॉजी की बुक है उसमें मान रखा है, तो आप NCERT को जो है वो उसके बेस पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। और जिसके गलत है उसको 100% आपत्ति लगानी है इस पर, ताकि उनको आपको फायदा हो सके। देखो ये साफ लिख रखा है यहाँ पर, देखो ये इंग्लिश में भी है कि सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसएबिलिटीज। देखो यहाँ पर कहाँ, देखो मैंने कहाँ देखा था, ये देखो यहाँ पे था
कि they get easily distracted and can not sustain attention on point for long. More often than not, attention deficiency leads to hyperactivity. ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो है वो आपत्ति लगा देना आप बस। अब वो बोर्ड डिलीट करे ना करे, आंसर चेंज करे ना करे, लेकिन वो बाद की बातें हैं। लेकिन आपके गलत है तो आप आपत्ति लगा देना बस। इसका जो सोर्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मेरा पहला प्रश्न हो गया है। देखो ये स्मार्ट स्टडी जोन है, इसको सब्सक्राइब कर लेना आप, है ना। अब देखो दूसरा प्रश्न है ये कि ये भी साइकोलॉजी का ही है, जिसमें देखो इसमें साइकोलॉजी की बुक है, उसके अंदर तो ये 11वीं क्लास की साइकोलॉजी की बुक है, उसके अंदर तो ये जो है बोर्ड का ये सही है, बोर्ड ने इसका आंसर सही माना है, ठीक है ना, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक के। लेकिन देखो मैं इसका जो है वो सोर्स आपको जो है वो प्रोवाइड, देखो ये है नेताजी सुभाष चंद्र जो ओपन यूनिवर्सिटी है ना, उसकी जो बीएड्स जो ये उसकी बुक है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस बुक के अंदर जो है वो क्या दे रखा है देखो ना, देखो इसके अंदर दे रखा है रूटिंग रिफ्लेक्सेज, इसके अंदर दे रखा है क्या, रूटिंग रिफ्लेक्सेज और पामर ग्रेप्स रिफ्लेक्सेज, मोरो रिफ्लेक्सेज। इसमें एज नहीं दे रखी है, लेकिन इसमें मंथ्स नहीं दे रखे हैं, लेकिन आगे जो है ना मंथ्स दे रखे हैं। देखो इसके अंदर ये दे रखे हैं, देखो ये पूरा पेज है, वहां पर इसमें दे रखा है देखो कि जो रूटिंग रिफ्लेक्स है वो 3 to 4 मंथ यानी कि जन्म से लेकर 3 से 4 मंथ तक रूटिंग है। और देखो उसमें देखते हैं क्वेश्चन के अंदर रूटिंग है जो है वो 3 से 4 माह, यानी कि ए में क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ए में 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए में 3। ए में 3 मतलब है ही नहीं है, ए में जो 3 है वो है ही नहीं है। अब देखो और देखते हैं, इसमें रूटिंग हो गया और एक मोरो को देखते हैं। इसके अंदर मोरो क्या बता रहा है, इसमें मोरो कहाँ पे है, ये है मोरो देखो इसमें ये है कि बर्थ से 4 मंथ है ना, जन्म से लेकर 4 मंथ तक, और बेबिंस्की है सीन अप टू 12 से 24 मंथ्स, ठीक है। तो देखो इस जो है ना नेताजी सुभाष चंद्र जो ये जो यूनिवर्सिटी है इसके अकॉर्डिंग जो है ना ये मैच नहीं खा रहा है, तो है ना। तो ये जो है ये भी बोर्ड, देखो बोर्ड डिलीट करेगा नहीं करेगा ये बाद की बातें हैं, लेकिन आप आपत्ति लगा सकते हैं। अगर आपका गलत है ना तो आपका ये जो है वो जो है अच्छा सोर्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप इस पर भी आपत्ति लगा देना, है ना, अगर आपका गलत है तो। देखो इसमें मोरो जो है वो 3 से 4 मंथ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। देखो इसमें होना चाहिए था ऐसे 3 होना चाहिए था, बी के अंदर 3 से 4 मंथ यानी कि होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। और इसमें जो है वो अब इसमें भी आप आपत्ति लगा देना, है ना, अब लगा देना आपत्ति, डिलीट हो नहीं हो 100-200 रुपयों को आप मत देखना, है ना। अगर आपका गलत है तो हो जाए कि एक आपत्ति से भी ये डिलीट हो जाए या फिर आंसर चेंज कर दे बोर्ड, है ना। तो इसलिए आपको आपत्ति लगा देनी है इस पर भी। ये दूसरा प्रश्न था अपना। अब तीसरा प्रश्न, अब देखो तीसरा प्रश्न आ रहा है, महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो जाट यूलिसेस कहा जाता है। अभिकथन ए ये हो गया और कारण आर, उन्होंने खेमकरण को पराजित करके भरतपुर दुर्ग जो है वो कब्जा किया और भरतपुर की नींव रखी। देखो इसमें बोर्ड ने दोनों कथन तो सही माने हैं, लेकिन इनकी व्याख्या नहीं मानी है ना, जबकि ये क्योंकि लगाने से इसलिए कराने से फुल बैठ रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि और इसलिए जो है वो एक ऑफिशियल प्रूफ नहीं हो सकते व्याख्या करवाने की, ठीक है। लेकिन इसके लिए देखो आप ये 12वीं क्लास की हिस्ट्री की बुक है जिसमें दे रखा है साफ, देखो हिस्ट्री की जो किताब है उसके अंदर दे रखा है कि सूरजमल जो है उसने इसी भरतपुर किले का निर्माण शुरू किया, यानी कि वो सही है, भरतपुर किले का खेमकरण को पराजित किया। ये दोनों कथन ए सही है इसमें, और कथन बी कि प्लेटो भी कहते हैं ये भी सही है। लेकिन अब इसे क्यों कहते हैं, इसमें लिख रखा है कि जो सूरजमल जो है बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कुशलता के कारण, देखो राजनीतिक कुशलता लिख रखा है, बुद्धिमत्ता ये भी लिख रखी है। बुद्धिमत्ता के हिसाब से साहित्य ये पक्ष उसका आ सकता है, लेकिन राजनीतिक जो कुशलता है ना उसके अंदर क्या आएगा, तो उसके अंदर उसकी युद्ध संबंधी जो रणनीतियां थी, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, ये सब, और लोगों के साथ यानी कि दूसरे राजाओं के साथ उसका व्यवहार कैसा था, मराठों के साथ, यानी कि राजनीतिक कुशलता में वो सब आते हैं जो खेमकरण को हराना, ये सब कुछ राजनीतिक कुशलता का पार्ट है। तो इसमें जो है ना राजनीतिक कुशलता के कारण इस जाट जाति का क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं। जाट जाति का क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं। तो इसलिए जो है वो इसमें व्याख्या बोर्ड जो है वो बाद में अगर आपत्ति लगती है तो बोर्ड इसमें व्याख्या करवा सकता है, ठीक है ना। देखो व्याख्या करवाना और नहीं करवाना लगभग जो है वो 30% चांस है, बाकी क्वेश्चनों के 50-50 चांस है।
लेकिन इसके जो है वो 30% चांस है। लेकिन अगर आपका गलत है और मुझे पता है कि लगभग सबका गलत है, तो आपत्ति लगभग इसमें अधिक से अधिक लगाए ताकि बोर्ड इस पर भी चेंज करने के लिए अमल करे, है ना। तो इस पर आपत्ति लगा सकते हैं। ये 12वीं क्लास की हिस्ट्री की किताब का आप सोर्स ले सकते हैं। हाँ, माना कि ये कि वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो ओझा जी की बुक है या फिर हुक्मचंद जैन की जो किताबें हैं उनके अंदर लिख रखा है कि साहित्य का पक्ष जो है वो इनका मजबूत था, इसलिए इसे प्लेटो कहते हैं। लेकिन ये भी एनसीईआरटी की किताब है, तो एनसीईआरटी का आप लगा सकते हैं ना। अब वो बोर्ड डिलीट करता है कि नहीं करता है, वो अभी आप कमेंट मत करना कि ये तो डिलीट नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। डिलीट तो नहीं होगा ये, लेकिन चेंज नहीं होगा। तो भाई अब वो कौन जानता है। अब आपत्ति लगाने के बाद अब बोर्ड क्या करेगा, कैसे करेगा, वो भविष्य किसने देखा। इसलिए आप तो अभी प्रेजेंट में जियो और इसमें आप आपत्ति लगा दो, है ना। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं अपन। देखो इसमें क्या मिस्टेक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो है वो 1996 जो है वो इसमें डाटा गलत लिख रखा है बोर्ड ने, है ना। क्योंकि अभी साइंस मैथ का क्वेश्चन था, साइंस मैथ का पेपर था, उसके अंदर भी जो है वो बोर्ड ने जो है वो 1995 दे रखा था, है ना। और इसका ऑफिशियल जो है ना वो गजट वो भी 1995 का है, लेकिन बोर्ड ने पता नहीं यहाँ क्यों जो है वो 1996 डाल दिया है। जो मुझे लगता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक या भूलवश जो है वो ऐड हो गया है यहाँ पर। तो इस पर बहुत सारी आपत्तियां आएगी, और आपत्तियां आएगी इस भरोसे भी आपको नहीं रहना है, आपको भी लगाना है अगर आपको गलत है तो, ठीक है ना। मैंने वैसे इसको स्किप कर दिया था, लेकिन इसमें जो है वो आप आपत्ति लगा सकते हैं। और इसका प्रूफ मैं दे रहा हूँ आपको, नीचे देखो। सोशियोलॉजी किताब है, 11वीं क्लास की है। इसके अंदर देखो ये जो है ना विकलांग 1995 दे रखा है। और इसके अलावा भी मेरे पास एक ऑफिशियल प्रूफ है जो मैं यहाँ ऐड नहीं कर पाया, लेकिन आपको जो है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप इसमें भी आपत्ति लगा सकते हैं अगर आपका ये गलत है तो। और अगला देखते हैं, देखो राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना, है ना। राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना, जो इसमें क्या मिस्टेक है अब, तो इसमें जो मिस्टेक है ना मेरे यार, इसमें है 2022-23 में शुरुआत हुई, ये बात सही है। मोदी जी ने घोषणा की, ये तो वैसे ही गलत है। अब देखो नवजात ऊंट टोरडे के जन्म पर जो है वो 10,000 रुपए प्रति नवजात प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, है ना, की जाएगी। देखो पहली बात तो है कि यहाँ पर की जाएगी आ रही ये बात, है ना। तो अगर ये ऐसा होता था कि भाई नवजात ऊंट टोरडे के जन्म पर 10,000 रुपए प्रति नवजात ऊंट टोरडा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती थी, तो वो 10,000 रुपए की बात हो जाती है कि भाई ये जो है वो पास्ट की बात कर रहा है। लेकिन इसने एक तो भविष्य जैसे करंट का प्रश्न है ना, वैसे इसने बना दिया है। तो अब मुझे लगता है कि इसमें जो है ना इस 10,000 रुपए की जगह 20,000 रुपए उसे लिखा जाना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं लिखा। तो अब जो है वो हो सकता है ये डिलीट हो, क्योंकि इसके हिसाब से फिर मैच ऑप्शन नहीं खाएगा। तो सी फिर से तो सब में ही है, तो इसका मतलब ये डिलीट की रेस में है ना। अब बोर्ड डिलीट करे या ना करे, है ना, लेकिन बहुत सारे दोस्तों की चुल मची रहेगी कि ये भी डिलीट नहीं होगा, तू चाहे कितना भी कर ले। अरे भाई जिसके गलत हो रहा है वो, मुझे पता है आपके हो सकता है कि सही हो, लेकिन अगर किसी के गलत हो रहा है तो वो तो आपत्ति लगाएगा ना बेचारा। तुम अकेले तो वीडियो देख नहीं रहे हो कि हाँ ये सही है मेरा, ये डिलीट नहीं होगा। तो अब मेरे सही होने से, आपके सही होने से जो है वो ये नहीं है कि वो बच जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। जिसके गलत है वो आपत्ति 100% लगाना इस पर। अब बोर्ड जो है इस पर विचार मंथन जरूर करेगा, और बोर्ड जो है हो सकता है कि इसको डिलीट कर दे। तो इसलिए अभी आपको ये नहीं सोचना है कि डिलीट नहीं होगा, होगा। इसलिए देखो इसका प्रूफ क्या है। देखो इसमें क्या है, तो इसमें ये देखो साफ लिख रखा है कि 0 से 2 माह के आयु तक ऑनलाइन आवेदन मान्य है। और इसमें जो है वो स्टेपन में टैगिंग के बाद पहली किस्त 5,000, दूसरी किस्त 5,000, और देखो यहाँ लिख रखा है कि नई राशि 20,000 रुपए कर दी गई है ना, है ना। बजट जो है ना 2024 से इसकी नई व्यवस्था अनुसार प्रत्येक प्रस्तुति पर कुल 20,000 रुपए की प्रोत्साहन डीबीटी से दी जाएगी। तो इसका मतलब जो है वो यहाँ अभी प्रेजेंट में कितनी राशि है, 20,000 रुपए की राशि है। 2 किस्तों के अंदर 10,000 की राशि होने से कुल 20,000 की राशि है। तो वो 10 जो है वो अपना गलत होता है। तो इस पर भी आप आपत्ति लगा सकते हैं। इसका दूसरा प्रूफ देखो, खुद की इनकी साइट है, देखो इसमें लिख रखा है कि प्रोत्साहन राशि जो है वो बढ़ाकर कितनी कर दी है, 2024-25 से बढ़ाकर 20,000 कर दी है। तो इसका जो है वो PDF फॉर्मेट में प्रूफ में डाल दूंगा आपको मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पर, आप उसे ज्वाइन कर लेना। और आप जो है वो उसे ज्वाइन कर लेना। 1-2 में आप में से जो है वो एडमिन बना दूंगा, और उसमें से हम जो है वो डेली डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अभी 2-3 दिन आज से चालू हो गई आपत्ति लगाना, तो आप जो है मिस मत करना आपत्ति लगाना, है ना। अगर आपके कम भी है ना तो भी आपत्ति लगा देना, क्योंकि हो सकता है फाइनल आंसर के बाद आपके बढ़ जाए और आप पास में लग जाए। तो और पदवर्दी भी अगर हो जाती है तो फिर आप ये जो है वो दुखी ना हो बाद में कि भाई हाँ मैंने तो अगर आपत्ति लगा दी होती तो इसका आंसर चेंज हो सकता था या डिलीट हो जाता तो मेरे फायदा होता। तो इसलिए आप जो है वो 100 दोस्तों को ना देके और आपत्ति लगाइए। देखो अगला प्रश्न है अपना
कि निम्न में से कौन सा जो है वो नहीं, निम्न में से कौन जो है वो राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही है। क्या है? इंदिरा जो प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना है उसके अंदर में सही है। ये देखो, तो इसमें देखो, इसमें लिख रखा है कि योजना केवल आरबीएसई छात्रों के लिए है। तो देखो भाई, बोर्ड को अगर डिलीट नहीं करवाना था ना इसको, तो ये केवल वर्ड नहीं लिखता। ये केवल जो है वो पार्टिकुलरली आरबीएसई की ओर इंगित करता है और उसे सीमित करता है इस योजना को। ये जो केवल वर्ड है ना, इसे सीमित करता है कि भाई हाँ ये केवल आरबीएसई में है, जबकि इसमें स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल भी शामिल है, तो इसमें सीबीएसई वाला पार्ट भी इसमें शामिल है। ठीक है ना। तो ये ए जो कथन है इसके बेस पर आप आपत्ति लगा सकते हैं, और इसमें जो है वो एबीसी नहीं होगा, और इसमें डी तो गलत है ही, और इसमें अब इसमें यहाँ तो फिर ऑप्शन होना चाहिए था बी और सी, तो फिर सही होता। लेकिन इसमें जो है, इसमें केवल जो है वो इसमें जो है वो आप आरबीएसई के अकॉर्डिंग या फिर इस पहले कथन के आधार पर जो है वो इसे आपत्ति लगा सकते हैं आप। देखो ये तो मेरे सही है, लेकिन मेरे सही होने से कुछ नहीं है, जिनके गलत हो बेचारे उनके फायदा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लगा सकते हैं इस पर आपत्ति। देखो इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है कि ये योजना चालू हो गई थी, और इसके अंदर जो है देखो ये लिख रखा है, 6 नंबर पॉइंट लिख रखा है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में भी ये विज्ञान संकाय की परीक्षाओं में उक्त 8 वर्ग में स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों के छात्रों से राज्य स्तर पर, मतलब इसमें कुल मिला के विवेकानंद मॉडल स्कूल शामिल है इसमें। ठीक है ना। तो इसलिए देखो, और ये दैनिक भास्कर का है, जिसमें देखो ये लिख रखा है कि इसके अलावा उसी वर्ष से स्वामी विवेकानंद सरकारी मॉडल स्कूलों की छात्राएं जो संबंधित श्रेणियों में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करती हैं और 9 या उससे अधिक का CGPA प्राप्त करते हैं, सभी पुरस्कार के लिए पात्र हैं। देखो तो ये जो है हो सकता है डिलीट हो जाए, तो इसलिए आप आपत्ति लगा सकते हैं। इसका और प्रूफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे भी थोड़ा प्रेरणा मिले कि मैंने वीडियो बनाया है, लोगों सही लोगों तक पहुंचा है और सही लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखो अगला प्रश्न है अपना ये ओलंपिक खेल खिलाड़ी वाला। देखो ये तो कोई 1% अपवाद होगा जो अच्छा स्कोर है और उसके गलत हो रहा है, बाकी ये लगभग अच्छे सामान्य लोग, एक तो होते हैं औसत से कम, एक औसत और एक मीडियम, है ना, मतलब औसत मीडियम और एक औसत से अधिक। तो औसत से अधिक और औसत इन सब के तो ये लगभग सही होगा, क्योंकि ये तो इजी क्वेश्चन था, इसके डिलीट होने से ज़्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ये सबका ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें ये सुरेंद्र सिंह गुजर का नाम जो है वो सुंदर सिंह गुजर है, इसका नाम का चक्कर पड़ रहा है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके अंदर भी सुरेंद्र सिंह लिख रखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसमें आप ये जो प्रूफ है वो प्रोवाइड करवा के बोर्ड से इसे डिलीट करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो नाम में मिस्टेक हुई है पहले भी पेपरों में, तो सुरेंद्र सिंह इस नाम जो मिस्टेक है ना, उसमें इंग्लिश में भी अगर मिस्टेक है तो वो डिलीट हुआ है आगे भी, पहले भी, तो इसलिए डिलीट होने की रेस में फुल 100% चांस है इसके। ठीक है। तो इसको आप डिलीट करवा सकते हैं। अब वो डिलीट कितने होते हैं, क्या होगा कि नहीं होगा, ये सब बाद की बातें, आप अभी पर ध्यान दीजिए, प्रेजेंट पर ध्यान दीजिए और आपत्ति लगाइए। आप तो आपत्तियाँ इतनी जानी चाहिए बोर्ड के पास कि बोर्ड सोचे कि यार मैंने ये पेपर बना के गलती कर दी। देखो यहाँ पर लिख रखा है सुंदर सिंह गुजर एथलेटिक जो फेडरेशन है उसके अकॉर्डिंग भी, और देखो ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसने भी सुंदर सिंह गुजर लिख रखा है। और सुंदर सिंह गुजर जी से जो है वो इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट हुआ है, तो उन्होंने भी कहा है कि मेरा नाम तो सुंदर सिंह गुजरी है भाई, क्यों मेरा नाम बदलने की कोशिश की जा रही है बोर्ड के द्वारा। देखो अगला जो है ना, देखो राजस्थान टूरिज्म ने भी सुंदर सिंह गुजर लिख रखा है, और देखो ये जो है ना आज़ादी का अमृत महोत्सव प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इससे भी सुंदर सिंह गुजरी आता है, सुंदर सिंह गुजर। मोदी जी जो है वो ट्विटर पर जो है वो ट्वीट करते हैं सुंदर सिंह गुजर, तो इसलिए बहुत सारे प्रूफ हैं इसके, तो है ना। देखो अब ये कि इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, एक इंग्लिश वाला क्वेश्चन है जिसके बारे में लोग बोल रहे हैं कि भैया इसका भी प्रूफ मुझे दो। अब जिसके देखो ये तो लगभग सही होगा किसी हर किसी आदमी के, जैसे बोर्ड ने भी माना है ना उसके अकॉर्डिंग सबके सही हो सकता है ये, लेकिन कुछ एक जो है वो गलत भी हो सकता है। तो जो गलत वाले बंदे हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बाकी मेरे सही है ये। लेकिन देखो इसमें जो है ना रिया आस्क्ड रवि इफ ही हैड बॉट टिकट्स फॉर द कंसर्ट, है ना। तो इसके अंदर जो है वो ये बोल रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किसमें है, तो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है कि ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है ना,
तो इसमें जो है ये तो इसको देखें हम, तो ये जो है वो किस में है, असर्टिव सेंटेंस है। क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। हम इस पूरे को जो है वो इस पूरे को शामिल करके नहीं देख सकते कि आस्क्ड आ रहा है तो फिर इसका मतलब इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हालांकि बोर्ड के जो पेपर के टाइम मेरा भी दिमाग ऐसे चला था, मैंने पूरे को देखा था, लेकिन अब देख रहा हूँ तो इसमें रिपोर्टेड्स भी जो है वो असर्टिव नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर मान लो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, उसको भी जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने पर वो जो है वो असर्टिव हो जाता है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है वो हट जाता है, और जो वो है ना जो वो होता है उसको दोनों क्लोज को जोड़कर फिर वो जो है वो असर्टिव बदल जाता है। तो इसका मतलब ये जो है ना पूरा सेंटेंस किसमें है, असर्टिव में है। लेकिन असर्टिव जैसा यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। क्या है इसका, केवल ए जो ऑप्शन है वो नहीं है, इसमें ई भी दे रखा है साथ में, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि ये गलत है। तो इसका मतलब ये जो है वो हो सकता है कि क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। अब मैं हो सकता क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पता नहीं क्या मान ले, करे ना करे, लेकिन मैं कह दूँ कि 100% डिलीट होगा। अगर नहीं हुआ तो कल तुम वापस आओगे और तुम अपनी जो है यहाँ पर अपनी पूरा जो गुस्सा है ना मेरे कमेंट में उतार दोगे तुम। इसलिए आप लगाना, भविष्य को किसी ने नहीं देखा है, डिलीट हो जाएगा ये भी। देखो इसके लिए प्रूफ जो है वो हाई स्कूल जो है उसकी इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन जो बुक है रेन और मार्टिन की, उसके अंदर जो है इसका प्रूफ लगा सकते हैं आप। और दूसरी बात है, अगर बोर्ड को समझ में नहीं आए ये, तो आप जो है वो अरिहंत पब्लिकेशन की जो किताब है ना उसका जो पॉइंट कुछ मेंशन करके आप भी लगा सकते हैं। देखो अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है। देखो इसमें तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसकी तो मैं कह सकता हूँ कि ये 100% क्या हो जाएगा, डिलीट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 1995 लिख रखा है, जबकि ये गजटी जो है वो 1955 का है, यानी कि 1955 का है। इसमें तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो इसका मतलब ये तो पक्का डिलीट हो जाएगा। देखो इसमें देखो आपको कैसे अगर आपत्ति लगानी है तो किस फॉर्मेट में, जैसा कि मैंने कहा है कि जो सोर्स है उसको इस साइड में ऐड करो। देखो ये लिख रखा है प्रगति प्रतिवेदन 2015-16, ठीक है। तो इसमें लिखना है चयन बोर्ड द्वारा मान्य जो उत्तर है वो ए माना गया है बोर्ड के द्वारा, और इसमें अभ्यर्थी के अनुसार प्रस्तावित उत्तर क्या होना चाहिए, तो डिलीट होना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें 1955 जैसा ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर 1995 की जगह ये क्या होना चाहिए था, 1955 होना चाहिए था, लेकिन ये डिलीट होने की रेस में है, हो जाएगा डिलीट पक्का, है ना। और देखो इसमें लिखना है ऐसे कि स्रोत का नाम आपने क्या लिया है, स्रोत तो वार्षिक प्रतिवेदन लिया है, प्रकाशक क्या है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है, लेखक कौन है, तो वही बोर्ड है, प्रकाशन वर्ष कब हुआ, तो ये 15-16 में हुआ है, पृष्ठ संख्या 1, मतलब इसमें हम कितने पृष्ठ ऐड कर रहे हैं या फिर पृष्ठ संख्या कौन सी है, तो 1 है ना। तो ये हो गया प्रकाशन का, ये हो गया, ठीक है। देखो राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जिसमें साफ साफ लिख रखा है कि प्रगति 14-15, 15-16, दिसंबर 15 तक, ठीक है। और अब देखो आगे इसमें गजट, ये देखो राजस्थान खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड है ना, जो एक्ट 1955 एक्ट नंबर 5 ऑफ 1955 है ना। तो इसमें देखो साफ लिख रखा है कि 9 अप्रैल 1955 को ये क्या हुआ था, ये आया था ये बोर्ड है ना। तो इसका मतलब 1955 और 1995 में रात दिन का अंतर है, तो ये तो कन्फर्मली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप आपत्ति लगा सकते हैं अगर आपके गलत हैं, और अगर आपने अटेंड भी नहीं किया है। देखो जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो गलत हो उसी पर आप आपत्ति लगाओ, आपने अटेंड नहीं किया उस पर भी आप आपत्ति लगा सकते हो। अगर वो डिलीट होता है तो आपके उस पार्ट में जो है वो अंक बढ़ोतरी होगी, तो इसलिए जो है वो आपका फायदा हो सकता है, यानी कि कुछ नंबरों को आप जो है वो प्लस में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है आपत्ति लगाना मत बोलना, बस 100-200 रुपये को मत देखना और आपत्ति लगाना अधिक से अधिक। जिनके सही है उनके मिर्च लगेगी, और जिनके सही नहीं है और जो अटेंड नहीं कर गए उनको तो आपको आपत्ति लगानी है इसमें, ठीक है ना। देखो इसमें लिख रखा है कि राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1955 द्वारा की गई है। यह अधिनियम वर्ष 1955 में पारित किया गया है। प्रश्न के विकल्प में अधिनियम 1995 बताया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, इस कारण कोई विकल्प सही नहीं है, अतः प्रश्न डिलीट करने योग्य है। ऐसे आपको भी जो है अपना प्रूफ ऐड करके ऐसे लिख कर आपको जो है वो आपत्ति लगानी है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अब देखो ये एक जिले वाला प्रश्न है कि 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे। देखो पहली बात तो इसमें बोर्ड ने आंसर माना ABCD, जो साफ गलत होता है, क्योंकि ए जो है वो ए तो सही है, मान लो ठीक है ए सही है। बी गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ बनाया गया था, तो बी तो इसमें गलत है, क्योंकि हनुमानगढ़ तो जो है वो कब बनाया गया था, 12 जुलाई 1994 को बनाया गया था, तो इसलिए बी तो गलत है। तो बी गलत है तो पहले ही ये गलत हो गया। सी ठीक है, और जो है ना डी और ये ई भी ठीक हो सकता है, लेकिन ये जो है ना ये तो पूरा गलत है ये, और इसका हम प्रूफ देख सकते हैं कहाँ पर, ये डिलीट होगा 100%। क्या होगा ये 100% डिलीट होगा ये।
अब देखो देखो राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना जी की बुक है ये, और ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब भी है और शिक्षा मंत्रालय की किताब है। देखो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार है ना ये देखो। अब देखो इसमें इसका देखो प्रसंस्करण लिख रखा है, संस्करण लिख रखा है 2025 का 66वां संस्करण है, और इसका ये सब लिख रखा है, इसका एड्रेस वगैरह देखो यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है इसने जिले के बारे में कि सन 1963 में संभाग समाप्त कर दिए गए और 26 जिले रखे गए। 9 अप्रैल, ये देखो साफ लिख रखा है यहाँ से कि 9 अप्रैल जो है ना 9 अप्रैल 1991 को 3 नए जिले 12 जो है वो 12 जिला कोटा से बनाया गया है, ठीक है। राजसमंद जो है उदयपुर से, करौली सवाईमाधोपुर से, प्रतापगढ़ जो है वो चलो यहाँ तक की बात है, ठीक है ना। तो इसके जो है ना इसके लिए जो है फिर वो ऐसा मैच नहीं कर रहा क्योंकि जो हनुमानगढ़ है वो 12 जुलाई 1994 को बनाया गया था, और तो इसलिए ऑप्शन ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है उसमें। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 100% डिलीट की रेस में। इसके लिए आप हनुमानगढ़ का जो ऑफिशियल गजट है ना, जिला की स्थापना कब हुई, हनुमानगढ़ जिला की खुद साइट देखो, जैसे ये मैं ऐड कर रखा हूँ, इस पर मैंने आपत्ति लगाई थी, तो देखो आपत्ति लगाऊंगा इसमें। तो MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्रोत का नाम लिख दिया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, और देखो ब्रीफ इंडस्ट्रियल प्रोफाइल ऑफ हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना। तो अब देखो यहाँ पर आपको लिखना है कि देखो ये साफ साफ इसमें लिख रखा है पहला कि आउट फ्रॉम श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, यानी आउट फ्रॉम श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर्मली क्रिएटेड ऑन 12th डे ऑफ जुलाई 1994, और एज ए 31 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यानी कि 31वां जिला था ये, और ये कब बना था 12 जुलाई 1994 को बना था। ये इसकी ऑफिशियल साइट है, इससे भी आप आपत्ति लगा सकते हैं, और हरिमोहन सक्सेना की बुक को भी आप साथ में ऐड कर देना, ठीक है ना। तो ये तो पूरा 100% क्या हो जाएगा जिले वाला डिलीट हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब ये तो मेरे भी सही था DE, लेकिन बोर्ड ने माना नहीं, तो बोर्ड को हम अपनी औकात दिखाएंगे कि ले अमेरिका बोलता था तू क्या है बे, अब हम बोलते हैं क्या, तुम कमेंट में लिख देना। देखो ये राजस्थान सरकार का जिला हनुमानगढ़, राजस्थान सरकार, इसने भी क्या लिख रखा है, तो इसने भी लिख रखा है हनुमानगढ़ जिले के बारे में कि हनुमानगढ़ जिले का गठन 12/7/1994 को हुआ था। उसने 9 अप्रैल 1991 को सही मान लिया, जो कि साफ साफ गलत है, ठीक है ना। देखो अगला प्रश्न है यह एकलव्य पुरस्कार वाला। अब आप में से बोलोगे कि भाई इसमें क्या मिस्टेक हो गई, अब तो भाई ये तो मेरे भी सही है, लेकिन बच्चों ने जो है ना वो आपत्ति भेजी है मेरे। हाँ तो अब देखो इसमें आप सोचोगे इसमें क्या मिस्टेक हो गई है, तो इसमें जो है वो अभी जो इंस्पायर अवार्ड योजना है ना, इसके अंदर बोर्ड ने क्या माना है, देखो इसमें माना है M3 यानी कि नियत नहीं है। B में क्या माना है 1 इंस्पायर पुरस्कार माना है इसने 5000, कितना माना है 5000 माना है। इंस्पायर इसने 5000 मान लिया, लेकिन इसकी खुद की साइड में जो ना वो कितना है 10,000 रुपये लिख रखा है। तो पता नहीं बोर्ड ने ऐसा क्या सोच के पेपर बनाया था भाई, मतलब ऑप्शन ही मैच नहीं खा रहे हैं। मतलब अगर मिलान वाला प्रश्न है तो उसमें मिला है किसको साला, मतलब हमें जाना जो है वो दिल्ली है, लेकिन ये जयपुर भेज रहा है कि तुम तो जयपुर ही जाओ भैया, है ना। तो दिल्ली दूर है, पैसे ज़्यादा लगेंगे, और जयपुर जो है वो पास में है, तो जयपुर के पैसे कम लग रहे हैं, इसलिए इसने 5000 रुपये दे दिए, जबकि हमें चाहिए कितने थे 10,000 रुपये चाहिए थे। देखो इसकी खुद की साइट, ये ऑफिशियल साइट है, देखो इसमें आपत्ति लगाने के लिए फॉर्मेट बनाया है अपन ने, जिसमें ये लिखा है कि बोर्ड के द्वारा C माना गया है ना, और अभ्यर्थी के अनुसार प्रस्तावित उत्तर कितना है डिलीट होना चाहिए। क्यों होगा डिलीट, क्योंकि मैच नहीं खा रहा ऑप्शन। देखो ये इंस्पायर, ये देखो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार का है ना, जिसमें इंस्पायर मानने के लिए लिखा था, जिसमें देखो ये लिख रखा था कि भाई इनोवेशन इन साइंस। देखो इसमें कहाँ लिख रखा है, सीधा पढ़ो देखो आप, कहाँ लिख रखा है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये इसमें कहाँ, ये देखो इसमें लास्ट में लिख रखा है कि डिस्बर्समेंट ऑफ इंस्पायर अवार्ड ऑफ इन, मतलब भारतीय पैसों में 10,000 रुपये, कितने भारतीय पैसों में 10,000 रुपये। इसका प्रूफ आप साथ में ऐड कर सकते हैं, और इसके नीचे और है दोस्तों, देखो ये किसी बच्ची को दिया गया है, जिसमें लिखा है क्या कि 10th क्लास की स्टूडेंट हैं सोनम कुमारी जी को जो है वो 10,000 रुपये की राशि दी जाती है, किसके तहत, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के, इंस्पायर मानक अवार्ड योजना के तहत, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो है ये भी हम ऐड कर सकते हैं कि भाई जब भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जो है वो 10,000 रुपये दे रहा है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम 5,000 रुपये बेचारों को क्यों बताकर जो है वो डिमोटिवेट कर रहे हो कि भाई हाँ इस योजना के लिए मैं क्यों पढ़ूं। 10,000 रुपये दे रहे हैं यार, तुम्हारी जेब से थोड़ी दे रहे हैं पैसे, तुम जो 10,000 की जगह 5,000 की कटौती कर रहे हो तुम।
देखो इसमें लिख रखा है विभाग की वेबसाइट जो है उसमें विद्यार्थियों को वितरित अवार्ड के अनुसार इंस्पायर अवार्ड की वर्तमान में देय राशि 10,000 रुपये जो किसी विकल्प में नहीं है, जो प्रश्न रीड करने योग्य है। तो भाई देखो ये तो मेरे तो सही है, अगर आप आपत्ति लगाना चाहो तो लगा सकते हो इस पर, ठीक है ना। देखो एक ये गणित का सवाल है। अब देखो अगर आपके बाकी 4 सही है तो फिर आपको फायदा है, ये डिलीट होता है तो डिलीट, ये तो 100% होगा। इसमें क्या लिख रखा है, अभिकथन ए है कि अंक गणित की मूलभूत जो प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें बोर्ड ने आंसर माना ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। चलो इस आर से तो मेरे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, बोर्ड ने मान लिया, वैसे भी गलत है, ये देखा था मैंने किसी प्रूफ में। अब देखो ए इसमें सही माना है लेकिन ए सही है क्या, देखो इसमें मान रखा है अंक गणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्या के गुणनफल है ना। तो इसमें कौन सी किताब है, 10 की किताब है ये, और 10 की किताब में इसमें संस्करण भी लिख रखा है इसके अंदर। और देखो इसमें क्या लिख रखा है, अंक गणित की है ना। देखो इसमें है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है ना। इसके बाद छोड़ो इसको, देखो आगे इसमें देखो ये लिख रखा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में वास्तव में, और ये कुछ भी कहती है ना, ये कहती है एक भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में बिना ये ध्यान रखे दिए कि अभाज्य संख्या किस क्रम में आ रही है, एक अद्वितीय यानी कि यूनिक वे से गुणन खंडित किया जा सकता है। अर्थात यदि कोई भाज्य संख्या दी हुई है तो उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की केवल एक ही विधि है जब तक इन अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम पर कोई विचार नहीं करते। अच्छा अब देखो इसमें जो है ये केवल प्रत्येक अभाज्य धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। देखो इसमें धनात्मक पूर्णांक में जो है वो भाज्य संख्या भी आती है, अभाज्य संख्या भी आती है ना, लेकिन इसमें केवल भाज्य संख्या दे रखा है कि भाई भाज्य संख्या, धनात्मक पूर्णांक में भी जो है वो भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये लैंग्वेज के हिसाब से जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये भी डिलीट की फुल रेस में। देखो यहाँ पर है एनसीईआरटी की संलग्न गणित विषय की पुस्तक के अनुसार प्रश्न के कथन व कारण दोनों गलत आते हैं, प्रश्न डिलीट करने योग्य है, तो ये भी जो है वो डिलीट के योग्य है। तो इसमें भी आपके अगर आपने अटेंड भी नहीं किया है और आपके गलत हैं तो आपको तो बहुत सारी आपत्तियां इस पर लगानी है, ताकि आपको जो है आपने गणित में 5 प्रश्न है, 5 में से अगर आपने 3 भी किए हैं, 3 सही है ना, तो फिर उसमें अंक बढ़ोतरी होगी इसकी, तो इसलिए आपको पॉइंटों में फायदा होगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि पॉइंटों में फायदा होने से क्या है, पॉइंटों में क्या हो जाएगा भाई, एक 0.1 पॉइंट से भी कोई बंदा रह सकता है और मेरा दोस्त रहा हुआ है, तो इसलिए आप पॉइंटों को ये मत छोड़िए कि भाई छोड़ो इसकी पॉइंटों में क्या है। अरे भाई पॉइंटों में बहुत कंपटीशन है आज के ज़माने में। देखो एक तो ये बोर्ड ने पता नहीं किस वे में जो है उसका आंसर अलग ही मान लिया पूरा, ये तो पक्का आंसर चेंज हो जाएगा इसका। बहुत सारे बोल रहे हैं कि ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिलीट होगा, इसमें आंसर चेंज होने की पूरी संभावना है। तो इसमें क्या है, देखो इस पहला सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें कोई बोल रहा है कि कुछ भक्ति जो संत है ना वो राजाओं के चरित्र, गुणों और अन्य सराहनीय कार्यों का गुण वर्णन करते थे, है ना। तो ये बात जो है वो सही है, लेकिन इसने लिख रखा है ना डी। देखो इसको छोड़ो आप कि भाई ये सही है कि नहीं है ना, इसको छोड़ो, है ना। लेकिन आप जो है ना इसको देखो कि निर्गुण संतों ने गुरु की महिमा एवं महत्व के बिना, निर्गुण संत जो है ना वो किसी भगवान की जो मतलब उसकी स्वरूप की जो है ना वो जैसे हमें सामने मूर्ति है तो उसको देखकर वर्णन नहीं करते थे, बल्कि गुरु महिमा के साथ जो है वो निर्गुण, मतलब जिसका शरीर जो है उसका पता नहीं है, लेकिन एक आंतरिक भक्ति जो होती है ना, इंटरनल जो होती है ना वो भक्ति, उसके बारे में बात करते थे वो। और इसका प्रूफ जो है वो 10वीं क्लास की राजस्थान जो कला संस्कृति और इतिहास जो है बुक है ना उसमें साफ साफ दे रखा है। तो इसमें डी तो वैसे कभी नहीं होगा। देखो सी, अभ्यर्थी चयन बोर्ड के द्वारा मान्य उत्तर क्या होना चाहिए था, मतलब उसने क्या माना है, सी माना है, उसने क्या माना है, सी माना है। और अभ्यर्थी के अनुसार प्रस्तावित जो उत्तर है वो डिलीट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ये देखेंगे अपन, है ना। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, और इसमें लेखक कमल नयन, शल्य, पवन भंवरिया, विचित्रा राव, है ना। तो इसका मतलब ऐसे आपको ऐड करना अपना सोर्स और ऐसे आपत्ति लगानी है। प्रकाशन 2025 पृष्ठ होम पेज। देखो इसके अंदर जो है ना ये यहाँ पर है प्राचीन काल हो गया, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल। अब भक्ति काल को देखते हैं यहाँ पर
कि राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है और इन युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है और साम्राज्य विस्तार के साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी। और ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा। ऐसे समय में कई संतों और भक्तों ने जन सामान्य का सही राह दिखाई और अपनी कलम से समाज में सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाते हुए सद समाज की कल्पना की मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों ने भक्तों की रचनाओं के गीता करने इस काल को भक्ति काल नाम दिया गया। अब देखो इसमें कहाँ है, देखो इस संप्रदाय में कौन था, ऐसे संप्रदायों में रामस्नेही संप्रदाय। अब देखो रामस्नेही संप्रदाय ने जो है वो छापरा के लक्ष्मण दास जिसने इसके मठ का निर्माण करवाया था ना रामचरण जी के छापरा में, तो उस लक्ष्मण दास जी के जो है उसकी प्रशंसा की है। तो इसका मतलब कुछ भक्ति संतों ने राजाओं के चरित्र का वर्णन किया है। तो रामचरण जी के द्वारा छापरा के शासक का वर्णन करना वो कथन को सही सिद्ध करता है। दूसरा दादू पंत ने जो है ना, दादू जी ने जो है ना मिर्जा जो जय सिंह उसका प्रशंसा की है, उसके काल में था ये, तो इसकी प्रशंसा की है जय सिंह की। तो जय सिंह की प्रशंसा करने के कारण जो ना जय सिंह के काल में तो था 1621 से 65। हाँ तो देखो तो जो है ना जय सिंह की प्रशंसा की। तो दादू पंत भी जो है वो राजाओं का वर्णन करता था, चरित्र की बात करता था, ठीक है। और नाथ पंथ की बात करें तो वो तो जोधपुर के मान सिंह का ही जो है वो उसी के पैसों पर पलता था नाथ संप्रदाय। तो इसका मतलब भाई जो है वो सी तो एकदम सही है, सी परफेक्ट है एकदम। अब बचा डी, तो डी जहां तक मुझे पता है कि इसका जो आंसर है ना वो डी जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब डिलीट की रेस में इसलिए है क्योंकि पता नहीं जो वो है ना। और एक जो 12वीं की किताब है हिंदी साहित्य की उसमें भी लिख रखा है कि भक्ति काल के संतों ने जो है वो गुरु की महत्वता के साथ, यानी कि कबीरदास जी हो गए, सब ने गुरु की महत्वता को बताया है और बहुत अच्छे तरीके से बताया है। लेकिन उसने लिख रखा है गुरु की महिमा के बिना, तो ये उससे गलत सिद्ध करता है। मुझे लगता है इसका आंसर ABC ही होना चाहिए और वही होगा, देख लेना, डिलीट नहीं होगा, आंसर चेंज हो सकता है इसका। अगला प्रश्न अपना है क्या, अगला प्रश्न है भांडुरा का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रक्षणात्मक अधिगम के क्रम से निम्नलिखित चरण है। अब देखो ये डिलीट होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसका RPSC के आधार पर हम रेट लगा सकते हैं जो डिलीट होने का पूरा चांस है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें देखो पहले आना चाहिए था अटेंशन, क्या आना चाहिए था, मतलब मोटिवेशन सबके लास्ट में आता है, ठीक है ना। तो मोटिवेशन भी सबके लास्ट में है क्या, तो बी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ये डिलीट होने के पूरा चांस है। देखो इसने लिख रखा है कि बोर्ड के द्वारा मान्य उत्तर है, लेकिन ये डिलीट। अब देखो ये परीक्षा तिथि लिख रखी है 26/6/2025 को RPSC सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था। देखो इसमें प्रश्न आया था जिसमें ये था अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ये इसमें डी सही था, इसका डी माना है इसका। देखो इसमें इसकी आंसर की भी ऐड कर रखी है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 62 के अंदर देखो 62, ये 62 है, ये 62 में 4 मान रखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हम ऐड कर सकते हैं साथ में, और ये और इसके अलावा भी हम जो है वो 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक है उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये तो है डिलीट की पूरे रेस में क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे टेलीग्राम पे जो एडमिन है ना उनका सही है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई साहब ये डिलीट नहीं होगा, लेकिन डिलीट होगा ब्रो। देखो अगला प्रश्न है अपना, ये बोर्ड ने पता नहीं इसको कैसे सही मान लिया भाई साहब। ये जो है ना ये संवाद विधि, देखो सब लोग इसमें टकराव इनमें था, एक तो भाषा प्रयोगशाला में टकराव था और एक आगमन निगमन में टकराव था। आगमन निगमन जो करके आए वो प्रूफ दे रहे थे, भाषा प्रयोगशाला करके आए वो प्रूफ दे रहे थे, बेचारे अनुकरण करके आ गए गलती से, वो तो चुपचाप बैठे थे। और संवाद भी जो करके आ गए वो भी मेरे तरह चुपचाप बैठे थे। वैसे मेरा ऑप्शन जो है मैं आगमन निगमन करने वाला था, लेकिन ये मेरी जो है वो फर्स्ट मिस्टेक थी ऐसी, जिसमें मैंने ऑप्शन जो है वो मतलब घोड़ा जो है वो डी भर दिया वहां पर। तो ये संवाद था जो कि मेरा सही है, ठीक है ना। लेकिन ये मुझे पता है कि ये गलत होगा, ये संवाद यदि नहीं हो सकती। इसमें जो है वो अब जहां तक मैंने देखा पहले मुझे आगमन निगमन आ रहा था, लेकिन अब मैंने प्रूफ देखे हैं तो ये जो है वो बी सही हो सकता है, क्योंकि ये एक विधि नहीं है, यह एक अभिकरण है जिसके अंदर बहुत सारे उपकरण होते हैं
और उस समय जो है ना वो 16 प्रकाश होते हैं, मतलब वो रूम होते हैं जिसके अंदर 1 2 3 साइज में होते हैं। एक में जो है वो अब बोलता है, एक में उसका नियंत्रण कक्ष होता है। इस प्रकार जो है वो ये क्या है, पूरा एक अभिकरण है जिसके अंदर बहुत सारे उपकरण होते हैं। एक मतलब यंत्रशाला है, भाषा जो प्रयोगशाला है ना वो एक यंत्रशाला, एक रूम है, रूम के अंदर बहुत सारे उपकरण होते हैं। ये एक विधि नहीं है ये, ठीक है ना, ये विधि नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक जो है वो अभिकरण है, ठीक है ना। और इसका जो प्रूफ है देखो यहाँ दिखा देता हूँ मैं, देखो इसमें दोनों प्रूफ है मेरे साथ, आगमन निगमन का प्रूफ भी है और जो है वो भाषा प्रयोगशाला का प्रूफ भी है। तो इसमें जो है वो आपत्तियां आगमन निगमन पर भी आएगी, भाषा प्रयोगशाला के लिए भी आएगी। दोनों का जो है वो 50-50 के चांस में ये जो है वो डिलीट की रेस में 100% है। क्या है, डिलीट की रेस में 100% है। और डिलीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो तो भाषा प्रयोगशाला इसका आंसर रह सकता है। बाकी मुझे तो आगमन निगमन भी इसका सही आंसर लगता है, क्योंकि दोनों के प्रूफ अपने पास हैं, तो फिर एक की तरफ हम झुकाव कैसे कर सकते हैं। देखो ये किताब है माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण, निरंजन कुमार सिंह जी की ये किताब है, जिसमें देखो संवाद तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये तो विधि है, तो इसका तो हम देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखते हैं अपन, हिंदी भाषा शिक्षण विधि है ना। देखो इसमें देखो अनुकरण विधि लिख रखी है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, इस विधि में अनुकरण होता है। देखो एक तो भाषा शिक्षण यंत्र विधि और एक भाषा प्रयोगशाला, दोनों में अंतर होता है भैया, है ना। तो इसके आधार पर आप जो ना वो ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें वही सही होगा आगमन निगमन, ये सही बात है। लेकिन इसका नीचे मैंने एक प्रूफ ऐड किया है, उसके अंदर जो है ना देखो ये मैंने ऐड कर रखा है, आपत्ति पत्र, आपत्ति का विषय एक प्रश्न संख्या 130 में 33 में पूछा गया है कि ये कौन सी विधि शामिल नहीं है, तो परीक्षा द्वारा बोर्ड घोषित संवाद विधि है, परंतु तथ्यात्मक दृष्टि से असंगत एवं अशुद्ध है, इसका आंसर भाषा प्रयोगशाला होना चाहिए। अब इसका देखो त्रुटि का कारण क्या दे रखा है इस भाई साहब ने, कि संवाद विधि एक मान्य शिक्षण विधि है। पहली बात तो ये है कि हिंदी भाषा कौशल की एक प्रतिष्ठित एवं सर्वमान्य शिक्षण विधि है। इसके द्वारा श्रवण वाचन अभिव्यक्ति कौशलों का विकास किया जाता है और ये विधि भाषा शिक्षण के समस्त स्तरों पर प्रयुक्त होती है। इसे शिक्षण विधि नहीं कहना पूर्णतः असंगत है। चलो ये तो एकदम सही बात है, ये तो मैं भी मानता हूँ इसको। अब देखो भाषा प्रयोगशाला एक शैक्षिक उपकरण है, विधि नहीं है ये। भाषा लैंग्वेज लेबोरेटरी एक यांत्रिक शैक्षणिक उपकरण है, यानी कि टीचिंग एड एंड डिवाइस है। ये टेप रिकॉर्डर का विकसित रूप है जिसमें अनेक बूथ होते हैं, सही बात है, 3 बूथ होते हैं इसके अंदर और 16 कोष्ठ होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो है विधि नहीं है, सही बात है। ये भाषा सीखने का एक साधन है, इस किसी भाषा को पढ़ाने की विधि नहीं है, अतः ये विकल्प हैं जो हिंदी भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है। तो इसका मतलब बी होना चाहिए ना। देखो शेष 3 विकल्पों का विश्लेषण अनुकरण विधि तो है ही है, ये उपकरण है, सही उत्तर ये होना चाहिए। और एक मान्य शिक्षण विधि है जो तर्क पर आधारित है, देखो, और ये एक मान्य शिक्षण विधि जो असंगत है, उत्तर असंगत है। देखो इसका पुस्तक प्रमाणित स्रोत रखा है माध्यमिक विद्यालय में हिंदी शिक्षण, निरंजन कुमार सिंह, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, और 13वां संस्करण 2020 अध्याय 20 और प्रश्न संख्या 20, ठीक है ना। अब देखो इसमें देखते हैं अपन, उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि 133 का सही उत्तर बी होना चाहिए, ठीक है ना। और तीनों मान्य शिक्षण विधियां जो हैं वो, जबकि भाषा प्रयोगशाला एवं शैक्षणिक उपकरण जो हैं वो परीक्षा समिति से विनम्र निवेदन है कि उत्तर कुंजी में विकल्प डी संवाद के स्थान पर विकल्प डी होना स्वीकार किया जाए और तदनुसार अंक प्रदान किए जाए, ऐसा लिख रखा है, इनका मत है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो क्या होना चाहिए था। अब देखो संलग्न साक्ष्य ऐड कर दिया है, जिसमें देखो ये देखो इसमें निरंजन कुमार सिंह जी की जो बुक है उन्हीं को इसने ऐड किया है। और ये देखो प्रसंस्करण भी लिख रखा है, ये देखो यहाँ लिख रखा है क्या, देखो ये शैक्षणिक उपकरण है, शैक्षणिक उपकरण के अंदर लिख रखा है शैक्षणिक उपकरण तात्पर्य एवं उपयोगिता, शैक्षणिक उपकरणों के विविध रूप क्या है, जिसमें देखो लिख रखा है इसने मौखिक एवं शाब्दिक उदाहरण, दृश्य श्रव्य उदाहरण, दृश्य श्रव्य उदाहरणों का चयन। देखो इसमें देखो ये साफ लिख रखा है क्या, शैक्षणिक उपकरणों के अंदर भाषा प्रयोगशाला को इसी निरंजन कुमार सिंह जी की किताब में, इसी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में साफ साफ ऐड कर रखा है। तो भाई साहब ये तो ये प्रूफ है, और एक बी एड की किताब है हिंदी शिक्षण, उसके अंदर भी भाषा प्रयोगशाला दे रखा है। तो इसका आंसर जो है वो बी होना चाहिए, और बी नहीं होगा। और इसमें जो है आप आगमन निगमन का भी लगा सकते हैं प्रूफ, और इसमें भाषा प्रयोगशाला का भी लगाना। अगर आपने आगमन निगमन किया है तो उसका लगाना, अगर आपने भाषा प्रयोगशाला किया है तो उसका लगाना, ताकि ये रिलेटिव हो जाए, ना तो आपकी गलत हो ना उसकी गलत हो, दोनों बराबर हो जाए। तो लगा देना आप भी आपत्तियां। भाई साहब मेरा गला दुख चुका है,
आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, ये प्रूफ सब अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें कोई गाली गलौज वाले वीडियो नहीं आ रहे हैं जो आप इसे दूर भागो। देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। देखो ये लिख रखा है भाषा प्रयोगशाला, है ना। देखो इसने लिख रखा है सांप की टेप रिकॉर्डर युक्ति का एक विकसित रूप भाषा प्रयोगशाला है, जिसका प्रयोग अमेरिका में बहुत किया जाता है। अब अन्य देशों में भी इसका प्रचार बढ़ रहा है। इसमें अनेक बूथ होते हैं, देखो सांप लिख रखा है बूथ होते हैं, प्रत्येक बूथ में टेप रिकॉर्डर होता है जो एक मुख्य टेप से परिचालित होता है। हाँ तो वो जो मैं बता रहा हूँ ना कि भाई एक में बोलते हैं उसी को तुरंत देख सकते हैं, मतलब एक तरह शानदार युक्ति है ये ना। तो इसका मतलब ये क्या है, एक विधि नहीं है भैया, ये एक अभिकरण है, उपकरण है, जिसमें बहुत सारे बूथ होते हैं, बहुत सारे कोष्ठ होते हैं, 16 कोष्ठ होते हैं। तो इसका मतलब ये आंसर बी होना चाहिए, लेकिन अगर बी नहीं होता है तो फिर डिलीट होगा ये। देखो एक ये बोर्ड ने पता नहीं इसको किस आधार पर जो है वो अलग मान लिया। इसमें सही आंसर जो है ना बोर्ड ने इसमें सी माना है, बोर्ड ने इसमें क्या माना है, सी माना है, लेकिन इसका सही आंसर भाई साहब क्या होगा, बी होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, बी होगा। अब इसका प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर चेंज होगा, ये डिलीट की रेस में नहीं है। क्या है, आंसर चेंज होगा इसका। देखो भाषा शिक्षण ये किताब है, इसके अंदर देखो बोलना, बोलना क्या होता है, देखो इसमें है जैसे कि पहले संकेत किया जो कहीं बोलने का अर्थ मुंह चलाना नहीं होता है, अपने भाव विचारों को स्पष्ट प्रभावी और प्रभावपूर्ण भाषा में बोलकर अभिव्यक्त करना जो सामने वाले को स्पष्ट समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, बोलना बोलना बोलना, वाचन कौशल, देखो इसमें क्या है, ए में तो 3 हो जाएगा, श्रवण कौशल तो मतलब सुनना, मौखिक भाषा सुनकर समझना, ठीक है ना। ए में तो 3 सही है। अब देखो वाचन कौशल में क्या है, वाचन कौशल में जो है वो देखो पठन कौशल पढ़ते कब है, जब हमारे पास कोई लिखा हुआ सामान हो, ठीक है ना। क्या है, लिखा हुआ सामान हो। तो देखो लिखित भाषा के माध्यम से पढ़ना, तो इसमें डी में तो 1 हो ही जाएगा। देखो नॉर्मल वे में क्या है कि भाई हमने सामने कुछ लिखा हुआ तभी तो हम पढ़ेंगे। अब इसमें देखो भावानुसार स्वर के उचित आरोह अवरोह क्रम में, मतलब वाचन कि भाई मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, जैसे मुझे है तो उसमें विराम चिन्ह लगाना है तो रुकूंगा, ठीक है ना। आरोह अवरोह मतलब जहां थोड़ी ऊंची आवाज में बोलना है वहां ऊंची आवाज में, जहां कम आवाज में बोलना है वहां कम आवाज में। तो ऐसे नॉर्मल बेसिक तरीके से हम अप्लाइड टाइप में देखें तो भी इसका सही आंसर यही हो जाएगा बी। और बाकी इसमें है ये तो प्रूफ, तो देखो ये है, देखो वाचन, वाचन में क्या होता है, पढ़ने की कौशल करते हैं। लिखित देखो ये हो गया पढ़ना, पठन कौशल में आ गया ना लिखित सामग्री को पढ़ना। तो इसमें आंसर जो है ना वो पठन के अंदर जो है वो लिखित भाषा को पढ़ेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे। साफ साफ लिख रखा है कि अब जैसे ये कुछ लिखा हुआ है इसको पढ़ रहा हूँ, अब यह लिखा हुआ नहीं होता तो मैं फिर क्या पढ़ता बताओ। और अगर लिखा हुआ नहीं है तो फिर बोल सकता हूँ ना मैं कि भाई हाँ पठन कौशल ये होता है फिर ये होता है। तो बेसिक देखो आप ना, इसमें आंसर चेंज हो जाएगा। इसमें लगभग सभी के सही हैं, जो कि आंसर चेंज होने के कारण सबके गलत हो रहा है, तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा और आपके सही हो जाएगा। इसमें आपकी आपत्ति जरूर लगानी है, आपत्ति मैं भी लगाऊंगा, आपको भी लगानी है इसमें। तो अब देखो एक ये क्वेश्चन है जिसमें वो जो ना नौका वाला, ये तो भाई साहब मेरे सही है यार, ये जो डिलीट हो जाए तो फिर मेरे तो नुकसान है, लेकिन जिस भाई बहनों के गलत हैं उनके तो फायदा करवा ही सकते हैं ना अपन। तो देखो 925 या 980 लिख रखा है जो कि 925 है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ अगर मान लो मेरा डिलीट होगा नहीं ये तो लगभग सभी 4 बंदों के सही है, जिनके 95 या फिर 90 100 प्लस स्कोर है उन सब के सही है ये। तो उनका डिलीट होगा तो मेरा भी होगा, तो वो आएंगे मैं आऊँगा नीचे। तो वैसा वैसा साहब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस 1% जो है वो फर्क ये पड़ेगा कि जिसके सही है गलती से गलत हो गया वो जरूर इसमें फ़ायदा मिल सकता है उसको। तो इसमें जो है वो 980 जो है उसने बोर्ड ने गलत ऐड किया है। अब देखो बहुत सारे क्या बोल रहे हैं कि 980 सही है भैया, अब सही कैसे है, तुम 1996 के लिए तो बोल रहे हो कि वो डिलीट हो जाएगा क्योंकि वो तुम करके नहीं आए हो या फिर करके आए हो तो तुम्हारा गलत है। वो सेम वैसे ही है, ये भी मिलाने वाला है वो मिलाने वाला है, वो डिलीट हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा। ये तुम्हारा कौन सा जो है वो तर्क है भैया, ये भी डिलीट होने की पूरी रेस में है, क्योंकि जैसे 1996 है वहां पर, यहाँ पर भी 925 होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी जो है वो कितना लगभग कितना परसेंट ऐड कर दिया था, 55 जो है उसका अंतर आ रहा है 925 में 980 में। तो बहुत होता है, एक का ही अंतर बहुत होता है जो यहाँ 55 का अंतर है। तो ये तो साफ साफ डिलीट हो जाएगा। ये एनटीपीसी की मैंने साइड से उठाया है, जिसमें देखो ये लिख रखा है 925 और देखो ये डिलीट की रेस में है, ये देखो।
तो इन सब का फॉर्मेट मैंने बना दिया है। आपको किसी भी प्रश्न का प्रूफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, लेकिन तुम टेलीग्राम पर आने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आना तुम, है ना, ताकि मुझे भी थोड़ा प्रेरणा मिले कि लोग जो है वो सही सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि मैं भी उनको सपोर्ट करूँ। तो देखो भैया, एनटीपीसी की साइट जो है वो देखो, ये नोक सोलर पार्क जो कहाँ पर है भैया, 925 इसने लिख रखा है, ठीक है ना, 925 ही सही आंसर है। कोई अपडेट नहीं आया है। आर्थिक समीक्षा मैंने पढ़ ली है, आर्थिक समीक्षा के अंदर भी 1925 ही है, 925 ही है। देखो ये एनटीपीसी की साइट है, जिसके अंदर क्या लिख रखा है, ये देखो, एनटीपीसी हैज इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड RSDCL टू डेवलप 925 मेगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट इन नोक सोलर पार्क जैसलमेर राजस्थान, स्प्रेडिंग ओवर 1850 हेक्टेयर ऑफ लैंड इंक्लूडिंग द एसोसिएटेड ट्रांसमिशन सिस्टम विद इन द पार्क। एनटीपीसी विल सेट अप सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 735 मेगावाट, यानी कि 245 × 3 अंडर द ईपीसी मोड, यानी कि ईपीसी मोड, एंड 1990 मेगावाट अंडर द डेवलपर मोड, है ना। तो इसका मतलब ये डिलीट की रेस में है और डिलीट हो जाएगा। अब होगा नहीं होगा तुम लगा दो आपत्ति, तुम्हारे गलत है तो बस। ये देखो ये साफ साफ लिख रखा है। अब देखो भाई साहब, इसमें भी तुम जो सोचोगे ये तो सही है मेरा, ये गलत कैसे हो गया, इसमें क्या दिक्कत हो गई। तो इसमें दिक्कत ये है कि जो बहुत सारे प्रूफ हैं, केवल एक 9th क्लास की जो किताब है ना उसमें दे रखा है 38 डिग्री, है ना, लेकिन उसके खिलाफ जो है हमारे पास 3-4 प्रूफ हैं, जिसमें ये होगा, फिर अगर इसका आंसर चेंज होगा तो फिर ये होगा। ये तो सही है, लेकिन वह साहब जो 38 डिग्री है ना वो नहीं होता, है ना। शरद ऋतु कब आती है? मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक रहती है, और वर्षा के पश्चात स्पष्ट खुले आसमान के कारण जो है इस ऋतु में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो ये जो 38 है ना ये गलत है, क्योंकि इसमें 35 डिग्री जो है वो मैक्सिमम लिख रखा है आरबी हिस्ट्री की किताब में, ठीक है ना। तो अब देखो, या तो फिर तुम आपत्ति लगाओगे ना 9th वाले किताब के आधार पर, तो उसमें 38 डिग्री है, लेकिन आरबीएससी की किताब के आधार पर जो है वो 35 डिग्री है, और दोनों जो है फिर विरोधाभासी स्थिति में जो है इसको रीड करना पड़ सकता है बोर्ड को, ठीक है ना। देखो ये 9th की किताब है सामाजिक विज्ञान की, जिसके अंदर जो है ये लिख रखा है साफ कि क्या है, इस वर्षा के बाद इस ऋतु में प्रारंभ में आकाश जो है स्वच्छ रहने के कारण तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। सेम टू सेम लाइन यहीं से उठाई, लेकिन भाई साहब यहीं से लाइन उठाने से काम थोड़ी चलेगा। ये तुम्हारा जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा जो अभ्यर्थी है वो यहीं से पढ़ रहा है और यहीं से कर देगा, दूसरा सोर्स भी पढ़ सकता है वो। देखो ये मेरी किताब है, देखो ये मेरी किताब है प्यारे लाल गुर्जर, ठीक है ना। मैंने ये किताब बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, बहुत पुरानी किताब है, इसमें बहुत शानदार। ये देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो ना किताब है भाई साहब, ठीक है ना। और इस किताब में जो ना संस्करण 2010 की संस्करण है ये, और देखो इसमें साफ साफ ये लिख रखा है क्या, शीत ऋतु, यानी कि देखो रे मध्य दिसंबर से फरवरी तक, है ना। देखो इसमें जो है ना वो मध्य दिसंबर से लिख रखा है, उसमें मध्य सितंबर से लिख रखा है, लेकिन अपने पास और भी प्रूफ है, ठीक है ना। इसमें देखो इस समय जो है ना इसमें तापमान अधिकतम जो है 35 से 20 हो जाता है, ठीक है ना, 35 डिग्री मैक्सिमम और न्यूनतम 20 डिग्री। देखो अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं अपन प्रूफ। देखो शरद ऋतु है ना, शरद ऋतु की लिख रखा है अक्टूबर में मानसूनी होते हैं, इन महासागर में तापमान कारण सितंबर अक्टूबर में उच्च तापमान में उच्च आर्द्रता के कारण उमस रहती है ना। अक्टूबर के अंत तक, देखो इसमें लिख रहा है अक्टूबर के अंत तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये भी राजस्थान सरकार की जो किताब है उन्हीं के जो है न्यूनतम अपडेट किताब से जो है ये है। तो इस पर भी आप आपत्ति लगा देना, इस पर साफ तौर पर मैं तो आपत्ति लगाऊंगा, जिसके गलत हो रहा है, जिसने अटेंड नहीं किया है वो आपत्ति लगा देना, 100-200 के चक्कर में मत पड़ना, लगा देना। इसका और प्रूफ दे दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। अब देखो अगला ये क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और अंकगणितीय अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है। देखो भाई साहब, मिशन जो बुनियाद है ना वो मूलभूत और अंकगणितीय आधार पर नहीं है। ये किस पर है, ये किसकी विशेषता बता रहे हो तुम? निपुण की बता रहे हो, किसकी? निपुण की। लेकिन आपने यहाँ पर पता नहीं क्या खा के पेपर बनाया था, जिसमें आपने, हो सकता है कि आपने जो ना बोर्ड जो पेपर सेटर है ना उसने क्या कर दिया, वो मिशन बुनियाद पढ़ लिया हो, लेकिन उसके फिर पेपर वो प्रश्न देने की जमी नहीं हो, थोड़ा आ गया चाय का कप, चाय पी, फिर वो भूल गया कि, और निपुण को भी देख लिया हो पहले ना, फिर वो भूल गया हो, निपुण की विशेषता ऐड कर दी हो, उसे मिशन बुनियाद याद रह गया हो, और वो लापरवाही में जो है वो बुनियाद का नाम लिख दिया हो। तो इसका मतलब ये जो ना
ये गलत हो जाएगा। ये तो देखो बी तो गलत है ही, आर तो, लेकिन इसमें ये मूलभूत और अंकगणित जो है वो किस पर है, वो निपुण की बात कर रहा है, ये जो गलत हो जाएगा। देखो अब देखो ऑफिशियल वेबसाइट से दोनों कथन गलत है। मिशन बुनियाद, मिशन बुनियाद जो है कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीनियर सेकेंडरी छात्राओं के लिए डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे को मजबूत करना है। क्या है कि सेकेंडरी स्तर की जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे को मजबूत करना है, और ये छात्राओं के ड्रॉप आउट रेट को कम करने, वापस सुनना, ये छात्राओं के ड्रॉप आउट रेट को कम करने और उनके शिक्षा में सुधार को लक्षित करता है, साथ ही उन्हें विद्यालय से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें मिशन बुनियाद की जो इसने विशेषता बता रखी है ना वो कहीं मैच नहीं खाती, तो ये भी जो है वो 100% डिलीट हो जाएगा। लेकिन जिसके सही है वो परेशान ना हो, क्योंकि ये लगभग जिसके पीछे स्कोर है उन सबके सही है ना, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ये सबके सही है। तो अब ये डिलीट होगा तो ये सबके ही होगा। फिर अगर मैं नीचे आऊंगा तो तुम भी नीचे आओगे, तुम नीचे आओगे तो दूसरा भी नीचे आएगा। तो लड़ा लोड लेना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि डिलीट होने से मैं तो मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, मैं बाहर हो जाऊंगा रेस से। कोई बाहर नहीं होगा, जिसके जो है वो आप किनारे पर हो, लेकिन आपके जो है वो गलत वाले भी डिलीट होंगे और सही चेंज भी होंगे, तो आप वापस ऊपर भी आओगे, लेकिन आप जो है ना उससे नीचे नहीं जाओगे। बस डिलीट होने से थोड़ा बहुत नीचे अंतर आएगा थोड़ा बहुत, तो वो सबके आएगा, तुम्हारा अकेले के नहीं आएगा। अब देखो एक जो है ना ये है निपुण भारत, पढ़े भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, निष्ठा। इसमें ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसमें पहले इसने बड़े भारत को मान लिया है, लेकिन इसमें जो आंसर होना चाहिए था ना ये क्या होना चाहिए था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें पहला होना चाहिए था, क्या पहले होना चाहिए था सी यानी कि ये जो है ना ये होना चाहिए 22 जनवरी 2016 ही तो है शायद ये, तो 2016 वाला पहले आना चाहिए था, यानी कि सी पहले आना चाहिए था, सी के बाद में डी आना चाहिए था, फिर निपुण भारत आना चाहिए था, फिर बड़े भारत जनवरी 2022 के अंदर जो है ना ये यानी कि बी सबके लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन इसमें आंसर ही नहीं है सी डी ए बी, तो ये किसी भी विकल्प में नहीं है, तो इसमें जो है ये डिलीट हो सकता है। सी डी ए बी ये विकल्प नहीं है, तो ये भी डिलीट के पूरे चांस हैं। अब ये जो है हो सकता है थोड़ा बहुत होशियार आदमी जिसके स्कोर अच्छा है उसको नीचे लेके आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना, क्योंकि ये हर किसी को याद नहीं थी दांत जिससे वो जमा सके। लेकिन अब देखो क्या होता है, जिसके गलत हैं वो तो बेचारा लगाया गया आपत्ति, ये तो मेरे तो सही है, मैं इस पे आपत्ति मैं तो क्यों लगाऊंगा इस पे, मैं तो आपत्ति का विशेष जोर उन्हीं पे दूंगा जो मेरे गलत हैं या फिर मैं अटेंड करके नहीं आया, क्योंकि और आपके भी अगर गलत हैं अटेंड नहीं करके आए तो उस पर जरूर आपत्ति लगाना, क्योंकि वो फायदा आपको जरूर होगा। निपुण भारत मिशन, किसी को अगर आपत्ति लगाना नहीं आता हो तो वो मेरे से पर्सनली संपर्क कर सकता है, मैं लगा दूंगा आपकी तरफ से आकर जो आपत्ति होती है ना ऑब्जेक्शन मैं लगा दूंगा, और आपके साथ या फिर आपको प्रूफ है वो मैं दे दूंगा। देखो निपुण भारत जो 5 जुलाई 2021 का है, ठीक है, और पढ़े भारत 1 जनवरी 2022 का है, तो और पीएम इंडिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो 16 का है, तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या होना चाहिए था, पहले आना चाहिए था क्या बेटी बचाओ, फिर आना चाहिए क्या निष्ठा डी, फिर आना चाहिए वो जो है ना निपुण क्या था ऊपर क्या था जो भी है जो, और फिर लास्ट में आना चाहिए था पढ़े भारत, तो ये नहीं है। इसने क्या कर दिया कि जो पढ़े भारत है ना उसको 2014 का मान लिया और फिर इसने बताया है ना, जो कि गलत है। ये देखो ना गलत क्यों है, देखो ये जो सफेद दाढ़ी वाला आदमी है ना ये बहुत खतरनाक चालू आदमी है ये, और चालू आदमी के होते हुए तुम इसे गलत मान लोगे, ये नहीं होगा, क्योंकि ये आदमी तो है वो इसे लीड कराने के लिए पूरी कोशिश करेगा। देखो इस पर्ची सरकार में जो ना भर्तियों की भरमार है ना, फिर इसमें तो केवल पेपर डिलीट होने का भरमार है। देखो एक ये सारा दर्पण वाला कार्यक्रम, अब देखो यार ये जो है ना ये अपना शैक्षिक परिदृश्य उसमें तो सवाल पता नहीं कौन सा ऐसा पेपर सेटर था, कौन सा इसका ऐसा पेपर एक्सपर्ट था जिसने क्या सोच के पेपर बनाया, मतलब लगभग सभी क्वेश्चन जो है ऑडिट की रेस में है शैक्षिक परिदृश्य के। तो देखो इसमें सारा दर्पण की बात हो रही है, जिसमें ये क्या कर रहा है अधिगम में शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अब देखो साला दर्पण की, अब देखो मिशन बुनियाद की जगह तो ये साला दर्पण को ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मिशन बुनियाद होना चाहिए था, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था ना जैसे कि भाई वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए है। अब इसमें वो साला दर्पण ऐड कर दिया और वो उसमें ऐड कर दिया, मतलब पता नहीं क्या खा के पेपर बना था। देखो एक साला दर्पण जो है वो एक संबंधित प्रबंधन पोर्टल है, साला दर्पण राजस्थान
कला दर्पण कार्यक्रम राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, यानी कि बी तो गलत ही है, आर तो गलत है, लेकिन इसमें ए बी जो है वो गलत है, तो ये भी रेडियो हो सकता है। लेकिन इसमें यार मुझे लगता है शायद नहीं होगा, क्योंकि कला दर्पण जो है ना उसमें भी जो है वो शिक्षण अधिगम में नो इनोवेशन, यानी कि जो नवीनतम नए प्रयोग करने के लिए है। तो सही बात है, ये हर चीज़ को ऑनलाइन डिजिटली जो है वो स्टोर करता है, तो हो सकता है बोर्ड इसको रिलेट नहीं करे यार, लेकिन आपत्ति तुम लगा सकते हो इस पर भी। देखो एक ये क्वेश्चन है, कौन सा ये क्वेश्चन है जिसमें है राजस्थान की निम्नलिखित योजनाओं परियोजनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, देखो इसमें पहले इसने लिख रखा है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फिर प्रोजेक्ट टाइगर, फिर जनता वन योजना, फिर अमृता देवी पुरस्कार, है ना। तो इसमें प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में आ गया था, तो पहले होना चाहिए डी, डी के बाद क्या होना चाहिए 1994 का डी, बी के बाद क्या होना चाहिए डी, फिर जनता 96 वाली सी, फिर होना चाहिए ए, बी डी सी ए। तो इसमें बी डी सी है नहीं है, बल्कि इसने बी सी डी ए को पहले, यानी कि इसने जनता वन योजना को पहले ला दिया है, जो कि गलत है। इसकी ऑफिशियल साइट से देखते हैं अपन। देखो ये अमृता देवी स्मृति पुरस्कार योजना, ये तो मेरे रट्टा हुआ था भाई साहब, वहाँ देखते ही आ गया था मेरे को। ये देखो 1994 से 5 में आया था, क्योंकि ये मैंने पढ़ रखा था कि ये जो पहला पुरस्कार मिला ये गंगाराम विश्नोई जी को मिला था पहला पुरस्कार। चलो ये बताओ मेरे को, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जो है हाल ही में यानी कि 25 का अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसको मिला है, जल्दी से बताओ। संस्थान के रूप में तो एक अलवर की संस्थान है उसको मिला है, तो वो संस्थान कौन सी है, और व्यक्ति के अंदर जो है वो किसको मिला है, कमेंट में जरूर लिखना अगर तुम सच में थर्ड ग्रेड बनने के लायक थे तो, और करंट आपने अच्छा पढ़ा हो तो। देखो अब ये है जनता वन योजना, जनता वन योजना के अंदर 1995, तो भाई वो 1994 पहले आता है कि 5 पहले आता है, ये पता नहीं बोर्ड ने कैसे बना दिया, ये डिलीट हो जाएगा ना। देखो एक ये है घर घर औषधि योजना के अंतर्गत तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और काल मेघ के पौधे प्रदान किए जाएंगे। तुम्हारी ये बात सही है पेपर सेटर। और दूसरा, योजना जन प्रतिनिधियों के सहयोग से सार्वजनिक अभियान के रूप में कार्यान्वित की जाएगी, ये भी सही बात है। ये देखो इसमें जो है ना, इसमें बोर्ड ने माना है कि ए आर दोनों सही और व्याख्या करता है, लेकिन इसमें व्याख्या नहीं करेगा। ये जो है ना काल मुद्दे प्रदान किए जाएंगे, वो प्रदान क्यों किए जाएंगे, उसका जो व्याख्यात्मक जो पक्ष है ना वो ये नहीं है कि सार्वजनिक रूप से क्या है कार्यान्वित की जाएगी। अब बहुत सारे भाई बोलेंगे भैया ये चेंज नहीं होगा, और भाई नहीं होगा, नहीं मान रहा हूँ, लेकिन आपत्ति तो लगा सकते हैं ना इस पर। जिसके गलत है बेचारों की वो आपत्ति लगाएगा, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारे सही है तो सही है, अगर नहीं, अगर रियल में ये सही रहेगा, ये सही है तुम्हारे, तो बोर्ड फाइनल के में भी सही मान लेगा, बस तुम मस्त रहो एकदम। जिसके गलत है उसको थोड़ी संतुष्टि तो मिल जाए कि भाई मैंने आपत्ति लगाई है तो फिर हो सकता है चेंज हो जाए। तो इसलिए जिसके सही है वो कमेंट में ये मत कहना कि तुझे तो भाई पता ही नहीं है, तो ऐसे क्यों भटका रहा है बच्चों को। अरे भाई मैं सबको नहीं भड़का रहा हूँ, मेरे भी सही है, व्याख्या मैंने भी करवाई है, लेकिन जिसके गलत है वो मैं प्रूफ दे रहा हूँ, और वो आपत्ति लगा सकता है, और ये हो सकता है आंसर चेंज जाए तो उसके फायदा हो जाए। अब उसके फायदा हो या आपके फायदा हो, मैंने दोनों ने की है, तो फिर किसी को तो फायदा मिलना चाहिए ना। तो क्यों किसी को आपत्ति लगवाने से आप रोक सकते हैं, लगाओ आपत्ति भाई आप, अगर आपका गलत है तो। देखो टेलीग्राम पर आप कभी भी किसी भी चैनल में जुड़े हुए हैं, तो जहाँ पर उनका एडमिन है ना, एडमिन के जो सही हैं उस पर वो आपत्ति लगाने से लगभग लोगों को बचा रहा है, और जो सही नहीं है उन पर सबको एकजुट कर रहा है। तो आप अपनी खुद की समझ को जो है वो थोड़ी विकसित कीजिए, क्योंकि आप थर्ड ग्रेड बनने के लायक हैं। तो आप जो है अपनी खुद की जो विवेक है उसको काम लीजिए यहाँ पर, है ना। जो आपके गलत हैं, जो आपने अटेंड नहीं किया है, जिससे आपको फायदा मिल सकता है, बिना कहे आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं। और आपको किसी भी प्रश्न का प्रूफ चाहिए तो तुम्हारा भाई यहाँ पर है। देखो इसमें बोर्ड ने माना ए आर दोनों सही है, व्याख्या करता है, लेकिन इसमें जो है ना ये हो जाएगा व्याख्या नहीं है, ठीक है ना। आंसर चेंज हो सकता है पर चांस कम है। देखो ये फॉरेस्ट विभाग राजस्थान सरकार का ऑफिशियल पेज है, जिसमें लिख रखा है कि प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा और औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है। अब औषधि योजना शुरू की है, पौधे प्रदान क्यों किए जाएंगे, इसका देखो ये शुरू करने का तो रीजन ये है, ठीक है ना, कारण ये है। दूसरा देखो 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 ये माई स्कीम ऑफिशियल सरकार का पेज है, ये डिजिटल इंडिया पावर ऑफ जो भी है ये। देखो इसमें क्या लिख रखा है, घर घर औषधि योजना। देखो राजस्थान गवर्नमेंट हैज प्लान्ड ए न्यू स्कीम कॉल्ड राजस्थान घर घर औषधि योजना टू प्रमोट, देखो अब यहाँ पर लिख रखा है क्यों शुरू की है, टू प्रमोट द यूज ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल हर्ब्स अक्रॉस द स्टेट। तो इसका जो कारण है ना ये है, व्याख्या के अंदर यह है, व्याख्या इसकी ये स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है ये इसकी व्याख्या करता है।
तो वो कतई सही नहीं होगा। तो आपके जो हैं जितने भी प्रश्न गलत हैं, आपने जो भी प्रश्न अटेंड नहीं किए हैं, उन पर आपको आपत्ति लगानी है ताकि वो डिलीट हो जाए और आप सबको फायदा हो। और मैं ये वीडियो बहुत ही बड़ी जो है वो इसलिए लेके आया हूँ, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होने वाली है। और शायद ही इसे कोई वीडियो बना पाया है, हमने बहुत ही मेहनत से ये प्रिपेयर किए हैं। अब आपका फर्ज बनता है कि आप जो है इस वीडियो को देख कर जाइएगा मत, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त जो हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगा सके और आपको और उनको सबको फायदा हो सके। ठीक है ना, आज से आपत्ति चालू हो गई है तो आपत्ति लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि फिर जो है वो हो सकता है साइड बिजी हो जाए, टाइम नहीं मिले, इसलिए आप आपत्ति लगाना मत भूलना और आपत्ति लगा देना। 100-200 को मत देखना, हो सकता है कि तुम्हारे 1000 रुपये तुम्हें नौकरी में लगवा दे। तो इसलिए मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे शानदार। अब फिर भी इस प्रश्न में मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, व्यक्तिगत मिस्टेक हुई है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं इतना बड़ा कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ जो बहुत ही एकदम मेरे से मिस्टेक नहीं होगी। मैं तो एक शुरुआती लेवल पे, अभी शुरुआती लेवल पे हूँ। हर बंदा जो है वो आम होता है, फिर ही खास होता है। तो अब मैं जो है मैंने प्रयास अच्छा किया है, मैंने प्रयास जो है वो गलतियाँ नहीं करने का किया है। हो सकता है फिर भी गलतियाँ रहेगी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और मिलते हैं अपन अगले जल्दी एक नए वीडियो में जिसमें कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे हम। लेकिन ये आपत्ति वाला दिन है तो कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े और आप जो है आपत्ति लगाने पर ध्यान दें। कट ऑफ जो भी रहेगी वो बाद की बातें हैं, तो आप अभी प्रेजेंट पे ध्यान दो और भविष्य में मत जाओ, ना पास्ट को देखो पेपर कैसा हुआ, बिगड़ गया, कैसा क्या हुआ, सब वापस तैयारी में लग जाओ, बढ़िया। और तब तक के लिए थैंक यू। मैंने इसमें जैसे कि पहले कहा है कि मेरी कट ऑफ मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, तो मेरा जो है वो 103 नंबर आ रहे हैं। और दूसरी बात कट ऑफ कह सकती हैं, लेकिन अब इस कट ऑफ में ये वीडियो वैसे ही लंबा हो गया है, तो अगले वीडियो में हम कट ऑफ पर एनालिसिस करेंगे, मेरे दोस्तों के क्या स्कोर रह रहा है, इन सब पर हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।